नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस भदौरिया। हमारे यूट्यूब चैनल भदौरिया एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा से संबंधित जो हम स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध करा रहे हैं, उस कड़ी में आज हम भाग 73 लेकर आए हैं। तो सबसे पहले तो हम क्षमा चाहेंगे कि अभी हम 2 दिन पुनः वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, लेकिन मिशन 80 को हम पूरा करेंगे। 80 वीडियोज़ हम एग्जामिनेशन के पहले यानी 30 अक्टूबर के पहले हम अपलोड करेंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और जितने वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं उतने वीडियोज़ पूरा एग्जामिनेशन के पहले देख लें। तो दोस्तों, आज जो हम 73वां भाग लेकर आए हैं, उस कड़ी में आज ये प्रश्न जो है, टोटल प्रश्न है, जो प्रश्नों की संख्या है वो कुल 23 है। तो बिना कुछ देर किए हुए आइए चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न ये रहा। कुछ गुणात्मक मूल्यांकन के उदाहरण। गुणात्मक मूल्यांकन तो जैसे चिंतनात्मक कौशल, चिंतन ये गुण है। उपयुक्त तर्क शक्ति ये गुण है। किसी घटना का विस्तृत वर्णन करना ये गुणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आती हैं। निबंधात्मक प्रश्नों द्वारा गुणात्मक कौशलों का मूल्यांकन संभव होता है। एक प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि गुणात्मक कौशलों का मूल्यांकन कैसे संभव होता है, कैसे प्रश्न होता है, गुणात्मक कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कैसे प्रश्न होते हैं। तो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं वो। अब और यदि ज्ञानात्मक कौशल का मूल्यांकन करना हो तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं। तो ज्ञान का मूल्यांकन कैसा मूल्यांकन है? परिमाणात्मक मूल्यांकन। प्रश्न नंबर 3 है, सामान्य शिक्षण उद्देश्य लिखते समय सबसे उपयुक्त कार्यवाही जो करनी पड़ती है वो है विश्लेषण। अगर सामान्य शिक्षण हम उद्देश्य लिखते हैं तो उसके पहले हमें कुछ विश्लेषण करना पड़ता है, तब हम जाकर के सामान्य शिक्षण उद्देश्य को लिखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, अंगूठा चूसना। अंगूठा चूसना उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये अंगूठा चूसना? यह है प्रतिगमन। प्रतिगमन, रिग्रेशन, रिग्रेशन का उदाहरण है ये। अब रक्षा युक्ति प्रतिगमन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है इस प्रतिगमन को? ये प्रतिगमन क्या है? रक्षा युक्ति है। जब बालक या कोई भी व्यक्ति कोई भी परेशान होता है तो अपने उस तनाव को दूर करने के लिए वो प्रतिगमन करता है। तो अब एक रक्षा युक्ति अपनाता है ये, अपने तनाव को दूर करने के लिए, अपने व्यक्तित्व को बचाने के लिए, व्यक्तित्व की रक्षा के लिए। और ये कैसे पहचानेंगे कि यह प्रतिगमन है? ज़्यादा उम्र का व्यक्ति यदि छोटे बच्चों जैसा अगर हरकत करता है, वो प्रतिगमन की श्रेणी में आता है। तो रक्षा युक्ति प्रतिगमन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो वो है सिगमंड फ्रायड। प्रश्न नंबर 6 है, बाह्य चरों पर नियंत्रण किस तकनीक द्वारा किया जाता है? तो ये है एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस। बाह्य चरों पर नियंत्रण की अगर बात आती है तो बाह्य चरण का नियंत्रण कैसे किया जाता है? तो किस तकनीक से? तो एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस से। प्रश्न नंबर 7 है, घटना विज्ञान फेनोमेनोलॉजी का प्रयोग मुख्य रूप से किस अनुसंधान में किया जाता है? घटना विज्ञान का तो यह है दार्शनिक अनुसंधान में किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 है,
शिक्षण सूत्र विशिष्ट से सामान्य, ज्ञात से अज्ञात, सरल से कठिन। ये देखिए सारी चीजें एक है। विशिष्ट से सामान्य, ज्ञात से अज्ञात और सरल से कठिन का प्रयोग किस विधि के अंतर्गत किया जाता है? तो ये है आगमन विधि। अलग अलग ही पूछा जाएगा, इकट्ठा नहीं पूछा जाएगा। यानी ज्ञात से अज्ञात तो आगमन विधि, जिससे प्रमेय सिद्ध किया जाता है। जैसे कोई प्रमेय गणित का, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर हम चलते हैं, उसमें वो आगमन विधि है। सरल से कठिन की ओर हम चलते हैं उसमें, प्रमेय में। और विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं। सामान्य क्या है? एक सिद्धांत है। एक प्रमेय क्या है? एक सिद्धांत बनता है, कोई नियम बनता है। तो ये ध्यान रहे, विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो वह है आगमन विधि। प्रश्न नंबर 9 है सामान्य से विशिष्ट। सामान्य से विशिष्ट, अब अगर कोई सिद्धांत है, उससे कोई नियम है, तो पहले नियम, जैसे कि ब्याज का अगर कोई सूत्र है, सूत्र पर अगर कोई चीज रख करके कोई अगर हम उसको मान को निकालते हैं, तो इसको कहते हैं हम सामान्य से विशिष्ट। अज्ञात से ज्ञात तथा कठिन से सरल, ये कैसी विधि है? इसका उल्टा सीधे है, ठीक, निगमन विधि है। प्रश्न नंबर 10, विशिष्ट शब्द के कुछ पर्यायवाची ध्यान रख लीजिए, तो आपको ये नहीं भूलेगा, ये प्रश्न आपसे बन जाएगा। तो विशिष्ट के कुछ व्यष्टि, आधार वाक्य, तर्क वाक्य, उदाहरण, ऐसा भी पूछा जा सकता है। उदाहरण से यदि हम किसी सिद्धांत, पहले उदाहरण फिर कोई नियम बताते हैं, कोई उदाहरण पहले फिर कोई नियम बताते हैं, कोई सिद्धांत बताते हैं, तो ये क्या है? ये अगर कोई उदाहरण हम बताते हैं फिर सिद्धांत बताते हैं, तो ये आगमन विधि है। कोई उदाहरण बताते हैं फिर कोई नियम बताते हैं, तो ये क्या है? आगमन विधि है। अब सामान्य शब्द के कुछ पर्यायवाची, समष्टि, सामान्य के समष्टि, नियम, निष्कर्ष, सिद्धांत, ये चीज ध्यान रखेंगे तो आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 12 पर। प्रश्न क्रमांक 12 है पारिस्थितिक। पारिस्थितिक यानी परिस्थितिजन्य, परिस्थिति संबंधी। पारिस्थितिक का मतलब यहाँ इकोलॉजी न समझिएगा, इकोसिस्टम न समझिएगा। पारिस्थितिक का तात्पर्य परिस्थिति संबंधी या परिस्थितिजन्य अनुकूलन होता है। जो परिस्थितिजन्य अनुकूलन होता है वो होता है जो परिस्थितियों के कारण होता है अनुकूलन, वो अनुकूलन बाह्य अनुकूलन होता है। बाह्य तथा कृत्रिम, बाह्य भी कर सकते हैं उसे और कृत्रिम भी कर सकते हैं, आर्टिफिशियल, जो परिस्थितिजन्य होता है। माने किसी प्राकृतिक का उल्टा, सीधे कहिए। पारिस्थितिक माने यानी प्राकृतिक का ठीक विपरीत, परिस्थितिजन्य। परिस्थितियां क्रिएट की जाती हैं अलग से, बाहरी परिस्थितियां क्रिएट की जाती हैं, ऐसा अनुकूलन। जैसे एसी को लगा दिया जाए और कमरे को ठंडा किया जाए, किसी यंत्रों आदि की सहायता से उत्पन्न किया जाता है पारिस्थितिक, यानी ये बाह्य अनुकूलन है, आर्टिफिशियल अनुकूलन है। जैसे एसी की सहायता से कमरे को ठंडा करना। अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। प्राकृतिक अनुकूलन होता है, प्राकृतिक अनुकूलन आंतरिक तथा प्राकृतिक होता है। प्रश्न नंबर 14, दो चर हैं x तथा y में सार्थक धनात्मक सहसंबंध।
का तात्पर्य है धनात्मक सहसंबंध। और धनात्मक सहसंबंध कब होता है? x तथा y एक ही दिशा में एक साथ परिवर्तित होते हैं। x और y एक ही दिशा में परिवर्तित हो रहे हों एक साथ, तो धनात्मक सहसंबंध। यह जरूरी नहीं है, इसमें देखिए धनात्मक सहसंबंध में यह जरूरी नहीं है कि परिवर्तन एक ही अनुपात में ही हो। तो ये ध्यान रहे, यदि धनात्मक है तो एक ही दिशा में होता है। प्रश्न नंबर 15 है, यदि चर x तथा y एक ही दिशा में एक साथ बराबर अनुपात में परिवर्तित होते हैं तो कैसा संबंध है? तो यह रेखीय सहसंबंध है। चलिए प्रश्न नंबर 16 पे हम चलते हैं। जैन तथा बौद्ध धर्म की ईश्वर में आस्था, तो क्या है? जैन और बौद्ध दोनों ही ईश्वर में आस्था नहीं रखते, ये नास्तिक हैं दोनों। प्रश्न नंबर 17, हिंदू, जैन तथा बौद्ध धर्म की पुनर्जन्म में आस्था, तो ये तीनों हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये तीनों ही पुनर्जन्म में आस्था रखते हैं। 18 है, अनात्मवादी दर्शन, जो आत्मा की अमरता पर विश्वास नहीं करता है, वह है बौद्ध दर्शन। प्रश्न नंबर 19 है, गति निर्धारक स्कूल। गति निर्धारक स्कूल, देखिए गति निर्धारक स्कूल क्या है? इसी को नवोदय विद्यालय कहा गया है। ध्यान रखिएगा, गति निर्धारक स्कूल और नवोदय विद्यालय एक ही सेंस में कहा गया है। कि अवधारणा किसकी है? तो यह है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 की। प्रश्न नंबर 20 है, केंद्रीय परीक्षा सुधार इकाई के निर्माण की सिफारिश की थी तो राधा कृष्णन ने की थी। दोस्तों ये हमारे सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में पूछे गए हैं। केंद्रीय परीक्षा सुधार की अगर बात आती है तो राधा कृष्णन आयोग। प्रश्न नंबर 21 है, भारत में आधुनिक शिक्षा की जन्मदात्री संस्थाएं, यानी आधुनिक शिक्षा को जो आज हमारी आधुनिक शिक्षा है, इनको जन्म किसने दिया है? ईसाई मिशनरी, फ्रांसीसी मिशनरी और पुर्तगाली मिशनरी। सभी मिशनरियां, एक समय था उस समय कि जब पूरी मिशनरीज अपने भारत पे शिक्षा का एकाधिकार माना करते थे। प्रश्न नंबर 22 है, भारतीय शिक्षा के संबंध में आयोग नियुक्त करने का सूत्रपात किया था कि आयोग नियुक्त किया जाए। भारत की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भारत में आयोग नियुक्त करना बहुत आवश्यक है। ये किसकी सोच थी? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की सोच थी। प्रश्न नंबर 23 और अंतिम प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी मोदालियर आयोग ने त्रिभाषा सूत्र में किन भाषाओं को सम्मिलित किया? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने मातृभाषा को, राष्ट्रभाषा को और एक विदेशी भाषा को स्वीकार किया था। दोस्तों इसी के साथ आज हमारा वीडियो यहीं पे संपन्न होता है, हमारी प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। तो दोस्तों पुनः एक बार निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल से यदि जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाएं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल। यदि आपको अच्छे लग रहे हो प्रश्न, तो आपको हमारा चैनल, हमारा वीडियो पसंद है, तब सब्सक्राइब करिएगा। और उम्मीद है कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो निश्चित है कि ये हमारा चैनल आपके सफलता में निश्चित योगदान अपना देगा। तो दोस्तों इसी के साथ इतनी देर तक धैर्य के साथ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।